समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो विषय चुनकर लाए हैं ये आपके स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़ा है और साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखकर आपको स्वस्थ रखने की ताकत भी इसमें है। ये हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है और विश्व समुदाय के सामने आज जिस तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याएं आ रही हैं, चाहे हम उसे डिप्रेशन कहें, अवसाद कहें या सही पोषण न होने पर मोटापा या सांस से संबंधित अगर कोई बीमारी है, तो निरंतर अभ्यास कई जटिलताओं का समाधान बन सकता है। अभ्यास कैसा? अभ्यास हमारे सोच विचार का, खाने पीने का, बोलने का, जीने का जैसा अभ्यास होगा वैसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। यानी दृष्टि और आचरण ये जीवन के मूल तत्व हैं और यहीं पर ये तीसरा तत्व सामने आता है जिसे हम योग कहते हैं। और आप शायद बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज हम इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस ये विषय है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी या समस्या या समाधान आप चाहते हैं तो कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टूडियो की फोन लाइन अब खुल चुकी हैं और हमारे 2 नंबर हैं 23314444। एक नंबर है, दूसरा नंबर है 23717106 और एक और नंबर है 23421050। तो इस पर आप फोन कर सकते हैं। दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं फोन करने से पहले। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है और आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। और देखिए कहते कहते हमारे साथ पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से शिवराम हैं। हेलो, नमस्कार शिवराम जी, बोलिए। हाँ, नमस्कार जी, बोलिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं ब्लाइंड हूँ जी, तो आंख वाले व्यक्ति तो एक्टिविटी को देख करके भी वो कंसीडर कर लेते हैं कि कैसे हमें क्या करना है योग में, कैसे क्या योगासन जो भी करना है। लेकिन दृष्टिहीन व्यक्ति कैसे करेगा? वो उसको तो कोई जो पकड़ के बताएगा, एक्टिविटी करा के सिखाएगा, जब भी वो सीख सकता है। सही, उचित कहा आपने। जी शिवराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई पकड़कर ही शुरू में अभ्यास आपको कराएंगे। लेकिन अभ्यास जब शुरू में कोई पकड़कर कराएगा तो आप उसको समझते रहें कि किस तरह से हमारा जो शरीर की आकृति है वो बन रही है। तो जब शरीर की आकृति 3-4 बार यदि कोई पकड़कर आपको करा दे और फिर उसको आप मेमोराइज कर लें कि किस तरह से हमें अभ्यास करने हैं, फिर उन अभ्यासों को आप निरंतर रोज करते रहें। बस यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि आप की उम्र क्या है, शरीर की स्थिति क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार योग के अभ्यास डिजाइन किए जाते हैं। तो आसपास कोई योग शिक्षक हो तो उनसे आप जरूर सलाह लें और उनके द्वारा ही अपने योग के अभ्यास करीब 15-20 मिनट के लिए आप रोज योग का अभ्यास कर लें। लेकिन जिनसे भी सीखें वो उचित तरीके से योग को जानते हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ शिवराम जी आप योग की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि योग जो है वो उसे हम जैसे हमने जीवन की एक शैली कहा है, तो ये एक्चुअली क्या है? एक तरीका है या एक शैली है या अभ्यास है? असलियत में ऋषियों ने बहुत ही लंबे अनुसंधान के बाद ये पाया कि जो शरीर है, जो मानव शरीर है, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और इनको चलाने वाला प्राण है, बहती हुई ऊर्जा है। ये पूरी जो समग्रता है, जो व्यक्तित्व है हमारा, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, इसके किस तरह से इसके स्वास्थ्य को और वृद्धि की जाए। और केवल शरीर के स्वास्थ्य की वृद्धि की बात नहीं, बल्कि मन के स्वास्थ्य की वृद्धि कैसे की जाए, बुद्धि को किस तरह से और बेहतर तरीके से
सूक्ष्म किया जाए और अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे बनाए रखी जाए, और साथ साथ जो मैं हूं उसको हम कैसे जाने, मेरा वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का है, जो चेतना का है, उसको हम कैसे जाने। तो उसके लिए योग के अभ्यासों को, या यूं कहें कि साधना को उन्होंने डेवलप किया, और वो साधना कई चरणों से होती है। शायद इसीलिए आधुनिक जीवन शैली में योग का इतना महत्व सामने आ रहा है, और सरकार भी अपने स्तर पर क्योंकि आज जीवन शैली में हमने अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया है। हम गलत तरीके से बैठ जाते हैं, चल लेते हैं, लेट जाते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, मोबाइल पर घंटों रहते हैं, मन मर्जी का खाना खाते हैं, बेटाइम खाते हैं, बेटाइम सोते हैं, और अपनी हिसाब से सुबह उठ जाते हैं। तो सब कुछ एक तरह से तहस नहस कर रहे हैं हम अपने आप को। नतीजा होता है कि बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा बीमारियां खड़ी हो रही हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाकर देखें, वो भरा ही हुआ है, लाइनें लगी हुई है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते कि हमें अपने शरीर की संभाल करनी है। और योग से बेहतर कोई तरीका नहीं, क्योंकि कुछ खर्च नहीं। आप कहाँ हैं, जहां हैं, आप पार्क में हैं वहां कर लीजिए, घर में हैं वहां कर लीजिए, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं वहां कुछ अभ्यास कर लीजिए। ये भी हम आपसे इस बारे में पूरा विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर। हेलो धर्मवीर जी, बोलिए। नमस्ते। चंद्रिका जी नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी। मैं धर्मवीर चंद्रिका दिल्ली से बोल रहा हूँ। दरअसल मैं 3 सवाल पूछना चाहूंगा जी। हमारे देश में सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा योगा सबसे बेस्ट रहेगा जिससे वो कंट्रोल में रहे और सही वो ठीक हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि इस समय सबसे ज्यादा ये सूर्य नमस्कार है हमारे देश में, हम घर पे रह के भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 12 तरह के आसन होते हैं, अगर हम उनको ही ठीक तरीके से करना सीख जाए तो इसके लिए सबसे बेस्ट आसन कोई नहीं है। और तीसरा सवाल ये डॉक्टर, आजकल सबसे ज्यादा बैठने का कार्य हो रहा है, तो पता में बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो उनके सबसे पेट आगे निकलवाते हैं, तो इसके लिए योगा कौन सा बेस्ट है? 3 सवाल। जी जी धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आप शुगर के बारे में जो इन्होंने पूछा कि उसके लिए कोई योग है? हाँ, यदि डायबिटीज की शिकायत है तो कपालभाति क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें हम श्वास को बार बार नासिका से बाहर फेंकते हैं, और जब श्वास बाहर आता है पेट उसी के साथ अंदर की ओर ले जाते हैं। सांस ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जाता है, जो श्वास अंदर गया है उसी को बार बार फेंकते रहते हैं। ये क्रिया लगातार जब तक थकान ना हो इसको हम करते रहते हैं। यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत हो या माइग्रेन की शिकायत हो तो यह अभ्यास धीमी गति से करते हैं, नहीं तो मध्यम गति से श्वास को बार बार फेंक कर अपने ध्यान को अपने पेट पर रखते हुए ऐसा भाव अंदर डालें कि मेरा पेनक्रियास एक्टिव हो रहा है और इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। इस तरह से 3 से 5 राउंड, एक राउंड में जितनी देर आप कर सकें वो करें। पहला अभ्यास हुआ कपालभाति क्रिया। दूसरा अभ्यास होगा अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया सुबह खाली पेट, ये कपालभाति भी सुबह खाली पेट ही हमें करनी है। तो इसमें हम खाली पेट खड़े हो गए, श्वास को पूरा भरा, पूरा श्वास निकाला, आगे झुके, हाथों को घुटनों के ऊपर रख लिया, कमर को थोड़ा आगे मोड़ लिया। पेट को अंदर की ओर खींचने के बाद सांस बाहर ही रहेगा और पेट को हिलाना शुरू करेंगे। जितना हो सके पेट को अंदर बाहर लगातार। कपालभाति क्रिया में तो हर बार श्वास आ जा रहा था, लेकिन यहां पर श्वास बाहर रोक दिया, रोकने के बाद पेट को हिला रहे हैं। नतीजा होगा कि हमारा पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा। तो ये अग्निसार क्रिया बड़ा लाभकारी अभ्यास है। फिर लेट जाएं, लेटकर पवन मुक्तासन और कटी चक्र आसन का अभ्यास करें। उल्टा लेटकर धनुरासन और बैठकर मंडूक आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यदि ये 5-7 अभ्यास व्यक्ति सुबह और सांझ को खाली पेट, जैसे डिनर से पहले पूरी तरह से हम खाली पेट होते हैं, तो इन अभ्यासों को यदि हम करना शुरू करें तो काफी हद तक आपका जो पेनक्रियाज है, जो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा था, वो काम करना शुरू कर देगा। ये डॉक्टर साहब जो धर्मवीर जी ने पूछा कि हम काफी देर बैठते हैं, ऑफिसेज में भी बैठते हैं, तो इसके लिए क्या करें? पहली बात तो यह है कि जो हम काफी देर बैठे हैं, बीच बीच में कई बार अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं और खड़े होकर या बैठकर भी कुछ हल्के फुल्के अभ्यास करें। जैसे सूक्ष्म क्रियाएं बड़ी लाभकारी होती हैं। आप कुर्सी पर बैठने का काम ज्यादा करते हैं तो खड़े हो जाए, खड़े होकर ताड़ासन कर लेना। अंगुलियां फंसाएं, जरूर नहीं कि आप खड़े हो पाए, आप कुर्सी पर बैठे हैं, अंगुलियां फंसाकर हथेलियों को पलटे और हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ, छत की तरफ और खींचना है।
जितना हो सके हाथों को खींच दें, फिर खिंच जाए आपके कंधे और खिंच जाए पूरी कमर। तो लगातार बैठने से जो हमारी कमर नीचे की ओर धंस रही थी, गर्दन आगे की ओर जा रही थी, उससे काफी हद तक इसमें आराम आ जाएगा। फिर बैठे बैठे अपनी कमर को कुर्सी पकड़कर लेफ्ट साइड में घूम जाए, फिर राइट साइड में घूम जाए। उससे कमर में जो स्टिफनेस आई थी वो स्टिफनेस दूर हो जाएगी। फिर खड़े हो जाए और खड़े होकर दोनों हाथों को कमर के पीछे पकड़कर पैर को थोड़ा खोल लेना और कमर को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ देना। तो उससे अर्धचक्रासन के माध्यम से जो लगातार झुककर हम बैठे थे, कमर को पीछे मोड़ने से कमर पीछे मुड़ गई, तो कमर में जो स्टिफनेस आई है वो दूर हो जाएगी, गर्दन में जो स्टिफनेस आई है वो दूर हो जाएगी। फिर साथ साथ कुर्सी पर बैठकर गर्दन को बाएं दाएं लेफ्ट राइट घुमा लेना, थोड़ा ऊपर देख लेना, फिर नीचे ले आना, गर्दन को अच्छी तरह से गोल गोल घुमा लेना। बैठी बैठे कंधों को भी घुमा लेना, आराम से कंधों को ऊपर ले गए, पीछे ले आए, नीचे ले आए, और फिर ये 5 से 10 मिनट अगर करें तो बीच बीच में रुक रुक के कभी जो याद आया वो कर लिया। बहुत जैसे मोबाइल पे हम होता है ना, बीच बीच में देखते रहते हैं, बहुत ऐसे हल्का फुल्का अभ्यास हम बीच बीच में करते रहे। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ अगली श्रोता यामीन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी, चंद्रिका जोशी जी, नमस्कार। नमस्कार यामीन जी, बोलिए। जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, चिरौड़ी लोनी जिला का। जी, स्वागत है आपका। भी मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हम योगा करें तो अर्ली इन द मॉर्निंग खाली पेट करें, या जैसे कि हम पानी वगैरह पीते हैं उठने के बाद करें, या शाम को खाना खाने से पहले करें या बाद में करें? एक्सपर्ट बताएंगे जी। अच्छा, कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जो खाली पेट सुबह को कर लें। यदि आपको अग्निसार क्रिया करना है तो बिना पानी पिए, चूंकि पेट उसमें खाली होना चाहिए, तो अभ्यास कर लें। यदि आप सुबह उठने के बाद पानी पी लेते हैं तो पानी अभ्यास करना है तो बहुत ज्यादा पेट भरकर पानी ना पिएं, क्योंकि आपको योग का अभ्यास करना है। और यदि अभ्यास करना है तो पानी और अभ्यास में करीब आधे घंटे का आप अंतर रख लें। जैसे मान लो 1 गिलास आपने पानी पिया सुबह को, आजकल ठंड के दिन चल रहे हैं तो गुनगुना पानी आप पीजिएगा, और फिर आधे घंटे बाद योग का अभ्यास कीजिएगा। सांझ को यदि आपको अभ्यास करना है तो डिनर से पहले, जब आपका पेट खाली हो, जैसे आपने 1 बजे खाना खा लिया दोपहर का, तो अब 6 बजे के आसपास पेट खाली है, तो उस समय ऐसा भी नहीं कि शाम को 4 बजे चाय नाश्ता भी कर लिया, ऑफिस के बाद हम 6 बजे का अभ्यास कर रहे हैं। तो पेट खाली रखना होगा। और बेहतर हो यदि शाम को अभ्यास करना है तो शौच एक बार हो जाए और उसके बाद अभ्यास कर लें। तो सुबह और सांझ 2 समय अभ्यास किया जा सकता है। और हल्के फुल्के अभ्यास तो दिन में कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया। जैसे ही बताया, घूमते फिरते टहलते हुए, कार में है, फ्लाइट में है, ट्रेन में है, कुर्सी बेड पर है, या वॉक कर रहे हैं, आप हल्के फुल्के अभ्यास शरीर को जरूर दें। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रसिद्ध योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। हमारे फोन नंबर में एक बार फिर आपको बता दूं, 23314444, दूसरा नंबर है 23717106, और एक और नंबर है 23421050। डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, हमारे एक श्रोता ने ट्विटर पर पूछा है सवाल कि स्लिप डिस्क वाले लोग क्या योगा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि स्लिप डिस्क को दूर करने वाले अभ्यास अब हमें करने होंगे। अच्छा। एक तो हो गया योगा की, हमने भैया सुबह को सारे आसन कर लिए, वो योग हो गया, तो वो साधना हो गई। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वो अभ्यास जरूरी है। लेकिन यदि कोई बीमारी है तो हमें थेरेपी योग करना होगा कि चिकित्सीय योग में कौन कौन से अभ्यास इस बीमारी में लाभकारी हो सकते हैं। तो जैसे स्लिप डिस्क है किसी को, तो स्लिप डिस्क जो कमर का निचला हिस्सा है, L3, L4, L5, S1, वहां पर जो बीच में डिस्क होती है उसमें प्रेशर क्रिएट हो जाता है। वो प्रेशर होता है हमारे गलत ये बैठने से, वजन उठा लेने से, पोस्चर गलत होने से, रात को गलत सोने से, हमारे जो रात को मैट्रेस है वो ठीक ना होने से, तो बहुत सारे कारण उसमें, कोई झटका लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, स्लिप हो गए, तो हो जाता है। तो ऐसे में योग के कुछ अभ्यास बड़े लाभकारी होते हैं। ये अक्सर अभ्यास कमर के बल लेट जाएं, कमर के बल लेटकर कटी चक्रासन सबसे पहला अभ्यास बड़ा लाभकारी होता है। दूसरा अभ्यास है सेतु बंधासन, जो कमर के बल लेटकर ही किया जाता है। तीसरा अभ्यास है नितंभासन, बड़ा लाभकारी अभ्यास है स्लिप डिस्क के लिए।
चौथा अभ्यास होगा पवन मुक्त आसन। एक पैर से, फिर दोनों पैर से। जब दोनों पैर से करें तो घुटनों को साइड में फैला दें। फिर ऐसे ही बैठकर हम मार्जारी अभ्यास करेंगे। मार्जारी अभ्यास में हमारी कमर में एक लचीलापन पैदा होता है और जो स्लिप डिस्क का जो शिकायत है वो काफी हद तक कम होने लगती है। तो ये 4-5 अभ्यास जो हैं दिन में यदि 3 बार कर लिए जाएं। अच्छा। और इसके अलावा योग के और अभ्यास जैसे और आसन है वो नहीं करने हैं। गलती क्या हो जाती है कि कुछ अभ्यास ऐसे हम कर लेते हैं जिससे दर्द बढ़ रहा है, कुछ अभ्यास ऐसे जोड़ देते हैं जिससे दर्द कम हो रहा है। तो दर्द जो का त्यों बना रहता है। तो थेरेपी योग में हम देखते हैं कि भैया अब कौन से अभ्यास करने। अब इसमें भी जो हमने अभ्यास बताए हैं, अब ये भी देखना होगा कि उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है, शरीर में कोई और रोग तो नहीं है, गर्दन दर्द तो नहीं है, डायबिटीज है, मोटापा है, घुटने का दर्द तो नहीं है, किस तरह का काम है, ब्लड प्रेशर की शिकायत कैसी है। इन सब बातों को देखते हुए कुछ आसन, 8-10 आसन डिजाइन कर दिए जाते हैं कि ये अभ्यास अब स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इनके लिए भी हम कह सकते हैं कि प्रशिक्षण जिससे लें वो कोई योगाचार्य हो और कोई योग का ऐसा संस्थान हो जहां जाकर के वो तरीके से इस बीमारी का इलाज कर सके। क्योंकि हम चिकित्सा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जी। हमारे अगले श्रोता है लखनऊ से राजा हमारे साथ। हेलो जी, राजा जी बोलिए, सवाल आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे बड़े खुशी की बात है चंद्रिका जोशी जी, हम आपके समाचार सुनते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत अच्छा आप जो है पेश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से संबंधित अब अपना सवाल आप पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोगों का काम यह रहता है दुकान पे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठना रहता है। अच्छा। इसकी वजह से मोटापा जो है तो ज्यादा महसूस होने लगता है कि आज मोटापा बढ़ रहा है। विषय में हम कौन सा योगा अपनाएं ताकि जो है ये मोटापा हम लोगों का बढ़ने न पाए और अपनी जगह पे वो ठहरा रहे। जी बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि खाने पीने पे ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि खाने पीने पे ही ध्यान दिया जा रहा हो। तो कुछ ऐसे अभ्यास, जैसे हम मिठाई ज्यादा हम खा रहे हैं, चाय ज्यादा पी रहे हैं, चावल का सेवन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इनका बिल्कुल बैठने का काम है। तो और ऐसे में कैलोरी भी हम बहुत ज्यादा ले रहे हों, तो ऐसे में फिर क्या होगा कि मोटापा बढ़ जाएगा। तो खाने पीने का ध्यान रखते हुए कुछ वॉक किया करें। और योग में यदि देखा जाए तो कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, खड़े होकर ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। अब जैसे ये सुबह कह रहे हैं कि मुझे सुबह से 9 बजे से बैठना होता है। हाँ। तो ये सुबह के वक्त में आसन बहुत आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 9 बजे दुकान पे आए यदि तो उससे पहले इनके पास समय है तो आधा घंटा यदि समय निकाल लें। और अपने लिए तो निकालना ही चाहिए। अब दिन भर हम शरीर से काम ले रहे हैं तो उस शरीर को हम कुछ तो समय दे सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रह सके। तो आधा घंटे का अभ्यास, आधा घंटा खाली पेट, बिल्कुल ये योग करें। और उसमें कौन कौन से आप सजेस्ट करते हैं, सुझाव कौन सा? उसमें कपालभाति क्रिया बहुत लाभकारी होगी जो वजन कम करेगी। अग्निसार क्रिया भी बहुत लाभकारी होगी जो पेट का फैट कम करेगी। ठीक है। फिर खड़े होकर ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन जिसमें हम कमर को लेफ्ट और राइट साइड में मोड़ लेते हैं। फिर कटी चक्रासन खड़े होकर ही करेंगे जिससे हम अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ते हैं। और फिर खड़े होकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास। फिर लेट जाएंगे। लेटकर उत्तान पादासन बड़ा लाभकारी है, पवन मुक्त आसन बड़ा लाभकारी है, कटी चक्रासन बड़ा लाभकारी होगा, उल्टा लेटकर धनुरासन और नाभ्यासन बड़ा लाभकारी होगा। अच्छा, योग को ये करें कैसे? जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे एक श्रोता हमारे फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। मैं ये सवाल बाद में लेती हूँ, पहले इनका सवाल लेती हूँ। अशोक जी दिल्ली से हैं। अशोक जी बोलिए, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे योगा के लिए अगर अभ्यास व्यक्ति अपने मन से करे या गुरु के बताए से करे, इस तरह से योगा करना ज्यादा उचित रहता है? जैसे अपने मन से करेगा इतना उसको जानकारी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। योगा सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि अपने मन से कर सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है, या गुरु की मतलब जी विचार से करना चाहिए? जी अशोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कमोबेश यही चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जो शुरुआती दौर में हैं, जो लोग योग शुरू करना चाहते हैं कि चलिए आज हमने कार्यक्रम सुन लिया, अब हम कल से योग शुरू करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, क्या क्या टिप्स होनी चाहिए? जैसे आपने कहा खाना, पेट हमारा खाली होना चाहिए ज्यादा, उसमें योग अच्छा है। तो इस तरह से कुछ ऐसी टिप्स हों जो कल से जो अब शुरू करेंगे योग उनके लिए।
नहीं, चूंकि शुरुआत हम कर रहे हैं योग की, तो सबसे बेहतर रहता है कि गुरु के निर्देशन में योग का अभ्यास किया जाए। चूंकि हर व्यक्ति की एक उम्र है, उसकी एक सामर्थ्य है, उसकी एक शक्ति है, बल है, मन की अवस्था है, शरीर की अवस्था है, फिर कोई और बीमारी भी है, उसका एक लाइफ स्टाइल है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक योग का अभ्यास डिजाइन हो जाता है कि आप 15-20 मिनट के लिए अभ्यास करें। तो शुरू में कुछ दिन के लिए किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में आप अभ्यास करें, उसके बाद अपने उन्हीं अभ्यासों को अपने मन के माध्यम से मन को अपने शरीर पर अलाइन रखते हुए, एकाग्र रखते हुए उन अभ्यासों को करना शुरू करें। जी, ये बात आपने बिल्कुल ये अंडरलाइन रेखांकित करने वाली बात है कि आपके आसपास नजदीक में जिस भी आप प्रदेश में रहते हो, वहां नजदीक में जो बिल्कुल केंद्र हो, योग का केंद्र हो, वहां आप प्रशिक्षित आचार्य जो हैं उनकी देखरेख में शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 15-20 दिन में इनको आदत पड़ जाएगी। क्योंकि देखा देखी साधे योग जीजे काया बाढ़े रोग ना हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे अगले श्रोता है मेरठ से इमरान हमारे साथ। इमरान जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार। जो 60 साल या उससे अधिक के बुजुर्ग हैं, उनके लिए योगा कितना उचित है, वो कर सकते हैं या नहीं, और तो कौन सा योगा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा उम्र होने के कारण वो लोग हर योगा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए क्या अच्छा रहेगा? जी। नहीं, योग तो ऐसा कोई उम्र नहीं है जहां पर लाभकारी ना हो। 90 साल की उम्र भी है तब भी वहां पर योग के अभ्यास हम कराते हैं। लेकिन इनका कहना है कि कौन सा ऐसा अब बात ये है कि कौन से अभ्यास किए जाए। अब अभ्यास करने हैं इमरान जी, अपने शरीर के हर जोड़ को किस तरह से मूवमेंट दे सकें, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाओं का मतलब होता है कि शरीर में जितने भी जोड़ हैं, अंगुलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, कंधा है, गर्दन है, कमर है, घुटना है, कूल्हा है, टखना है, उंगलियां हैं, हर जोड़ को आप गति दें। ठीक। जैसे भी गति उसमें दी जा सके। कमर को तानना है, कमर को साइड में मोड़ना है, तो जिस तरह से गति दी जा सके, यदि वो गति हम दे पाए, शरीर में लचीलापन बना रख पाए और लचीलेपन को बढ़ा पाए, तो जो स्टिफनेस है, एक्चुअली बढ़ती उम्र में स्टिफनेस आ जाती है शरीर में, और वो स्टिफनेस के कारण ही और बीमारियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो बैलेंस नहीं हो पाता। तो जब हम अपने सभी ज्वाइंट्स को लचीलापन देना शुरू करते हैं तो एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, और एनर्जी फ्लो बढ़ने से क्या होगा कि पूरे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। तो ये हो गया शरीर के स्तर पर। फिर कुछ प्राणायाम का अभ्यास करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है, भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है। ये हमारे मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, जो बाकी सूक्ष्म अंग प्रत्यंग है, उनके स्वास्थ्य के लिए। मेडिटेशन है, ये भी योगा के अंदर ही आता है। हाँ, तो बिल्कुल। इससे जैसे शांत मन, सुकून एकदम चाहे तो उसके लिए ये सुबह के समय कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। जरूर। तो प्राणायाम थोड़ा सा करके और फिर बैठ जाए अपने साथ में, अपने देखें अपनी सांसों को। अच्छा। कि सांस आ रही है, जा रही है, देखें अपने आप को, अनुभव करें आसपास प्रकृति में कौन सी आवाजें हो रही हैं। बड़े सहज होकर बैठ जाए और पूरे स्वीकार भाव से बैठकर प्रसन्नता रखते हुए जो हो रहा है श्वासों के माध्यम से शरीर के अंदर और बाहर, उसको एज इट इज देखते रहें। तो ये ध्यान की प्रक्रिया हमारे मन को शांत कर देगी। तो शरीर के लिए हमने कुछ आसन कर लिए, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए, अंगों के लिए कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, मन के लिए हमने थोड़ा ध्यान कर लिया। तो इस तरह से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो उम्र जब तक है, हम 100 साल तक जी रहे हैं, तो 100 साल तक हम स्वस्थ रह सकते हैं यदि सही प्रकार से अभ्यासों को जीवन में अपनाते चले जाएं। और आपने बड़ी खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरह से, मुझे तो यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में लगने लगा था कि बाहर प्रकृति का वातावरण कैसा है, क्या है। जिन शब्दों, एक शब्द चित्र आपने जो बनाया, मुझे लगता है उससे बहुत सारे हमारे श्रोता कल सुबह से योगा शुरू कर ही देंगे, ऐसा लग रहा है। और देखिए ना, इसमें तनाव की स्थिति भी स्वयं अपने आप खत्म हो जाएगी जब इंसान अपनी सांसों को महसूस करेगा, जब वो बाहर की प्रकृति की खूबसूरती को, चिड़ियों के गान को महसूस करेगा, तो मुझे लगता है वो तनाव की स्थिति, वो अवसाद की स्थिति शायद कोसों दूर हो जाएगी। बिल्कुल। और फिर वो जो ध्यान की प्रक्रिया यदि हमने एक बार अपने जीवन में ले ली सुबह के समय, तो दिन में जब भी मौका मिला बैठ के 2 मिनट के लिए, बिल्कुल, वो एक अभ्यास हो गया। हाँ। हमारे अगले श्रोता हैं एटा से दीपक। हेलो। हाँ दीपक जी, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है
कि मैं शुगर पेशेंट हूँ 5 साल से। अच्छा। मैम मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, बट मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज ऐसी की जाए जिससे शुगर की समस्या हल हो, क्योंकि मैंने सुना है योग करने से शुगर खत्म हो जाता है। जी, हमारे एक श्रोता धर्मवीर हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा आपसे थोड़ी देर पहले। आपने शायद प्रोग्राम देर से सुनना शुरू किया, तो डॉक्टर साहब एक बार इनके लिए भी बता दीजिए। हाँ, तो आप जो अभ्यास करते हैं, योग के अभ्यास बड़े लाभकारी होंगे शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, खड़े होकर आप अर्धचक्रासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, सूर्य नमस्कार यदि आप कर सके तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास, लेटकर पवन मुक्तासन बड़ा लाभकारी होगा, कटी चक्रासन लाभकारी होगा, उल्टा लेटकर आपका नौका आसन और धनुरासन, और बैठकर मंडूक आसन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं योग के जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं शुगर पेशेंट के लिए। तो ये 8-10 अभ्यास यदि आप रोज करें तो आप पाएंगे कि काफी हद तक शुगर आपकी कंट्रोल हो गई है। और जैसे ये एटा से हैं तो वहां पर भी अगर कोई योग संस्थान है, कोई केंद्र है, और इन्होंने बताया कि कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन से शुगर लेवल और बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल तो हमारे शुगर लेवल को और बढ़ा देगा। साइकोसोमैटिक डिजीज है ना, मनोकायिक रोग है, मन से चलते हैं, तन पर आते हैं। तो मन को जितना शांत कर सके अभ्यास करते हुए, दिन भर मन को जितना शांत रख सके, उतना हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। जी, अगले श्रोता हैं दिल्ली से मोहन हमारे साथ। हेलो मोहन जी, पूछिए सवाल। जी, ये जानना चाहते थे कि पुरुषों के लिए तो बहुत आसानी है योगा, अगर महिलाएं योगा करें तो उनके लिए कौन कौन सी योगा जो है इजी है, आसान है, जो आसानी से वो योगा कर सके। तो आप फोन क्यों कर रहे हैं? घर में जिन महिला को पूछना है उनसे करवा लेते ना फोन। हमें भी अच्छा लगता है कि जब महिलाएं फोन करती हैं। जी जी जी। चलिए हम पूछते हैं। नहीं, कोई अंतर नहीं है कि जो पुरुषों का अभ्यास है, ऐसा नहीं कि वो महिलाएं नहीं कर सकती, जो महिलाओं का अभ्यास है वो पुरुष नहीं कर सकता। शरीर तो एक जैसा ही होता है, अभ्यास दोनों के लिए ही समान रूप से है। हाँ, यदि कोई विशेष कोई विकृति है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो बात अलग हो जाती है कि महिलाओं का कोई स्त्री रोग है, तो वहां पर फिर वो अभ्यास अलग हो जाते हैं, अन्यथा अभ्यास एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। ट्विटर पर एक सवाल आया है कि हाउ मच टाइम वी शुड डू योगा डेली। टाइम पूछा है इन्होंने, कितना समय हमें करना चाहिए? 20 से 25 मिनट काफी है एक व्यक्ति के लिए। 20 से 25 मिनट, लेकिन 20 से 25 मिनट का मतलब 20 से 25 मिनट योग के लिए हो, बीच में मोबाइल ना हो, हाँ, घर की घंटी ना हो, कहीं बाथरूम के लिए जाना ना हो, बातचीत ना हो, थॉट्स में ना जाएं, किसी कहानी में मन में ना चले जाएं, वो केवल पूरी तरह से एकाग्र होकर 20-25 मिनट यदि योग का अभ्यास किया जाए तो काफी होता है। जो एकाग्रता वाली जो हमने बात कही कि भाई ये पहले एक जिसको मेडिटेशन हमने कहा, तो उसमें ही अपने आप को व्यवस्थित करने में व्यक्ति को मुझे लगता है ध्यान पूर्वक अभ्यास करने हैं। तो पूरी तरह से जब हम ध्यान पूर्वक योग के अभ्यास करने लगते हैं तो ध्यान अपने आप होने लगता है, फोकस हो जाता है हमारा मन, और उन अभ्यासों का लाभ बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम माला फेर रहे हैं, अब माला फेरता हुआ व्यक्ति माला तो फेर रहा है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल, किताब तो खुली है लेकिन ध्यान कहीं और चला गया, टीवी तो खुला है सामने लेकिन ध्यान कहीं और है। तो ध्यान कहाँ है? यदि योग कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है तो फिर योग का लाभ नहीं होगा। यानी ध्यान में भी स्वयं को ही महसूस करना है। बिल्कुल, जो अभ्यास किया जा रहा है उसको महसूस करना है कि योग के अभ्यास जो हैं कहाँ पर दबाव डाल रहे हैं, कहाँ खिंचाव डाल रहे हैं, किस तरह की शरीर की आकृति बनी है, किस किस अंगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो कि और फिर वैसा ही भाव रखना है। भाव है तो प्रभाव है, और जब तक भाव है तब तक प्रभाव है, और भाव नहीं तो फिर प्रभाव भी नहीं होता। जी, बहुत अच्छी बात है आपने ये कही कि योगा के लिए पहले भाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भाव होगा तो उसका प्रभाव होगा। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को जानकारी बढ़ाने के लिए और उनके सवालों का जवाब देने के लिए योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी, आपका बहुत बहुत
हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अपने सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे